हेलो एवरीवन, ये हमारी जो सीरीज़ है नई वाली करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2020 विजन आईएएस के हैं। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग डेली 2 या 3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी बनाएंगे ताकि आप छोटा छोटा देखो और सीखो। इंपॉर्टेंट ये होगा कि हर एक्सप्लेनेशन के अंदर नॉट जस्ट द गिवन कंटेंट, उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको इसमें मिलेगी। जैसे कि किसी आर्टिकल की बात करनी हो या फिर किसी हेड का नाम बताना हो, किसी ईयर के बारे में बताना हो, कोई और हिस्ट्री से रिलेटेड कोई फैक्ट की बात बतानी हो जो इस कंटेंट से मैच करता है, वो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे बार बार करने से। देखो इंपॉर्टेंट ये होता है इसमें कि बहुत सारे डेट्स और आर्टिकल्स और नेम्स और पोजीशंस जो होते हैं ना, वो वैसे याद नहीं हो पाते। इनको क्या करता है कि वीडियोस के थ्रू जो कोई समझाने वाला होता है ना, बार बार बोल रहे होते हैं, तब आपको इजीली याद हो जाता है। तो मेरी हर वीडियो में जहाँ पर भी कोई चीज़ रिपीट होगी, मैं उसे हर बार रिपीट करूँगा। तो आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे जजेस इन राज्यसभा की। ऑलराइट, देखिए अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने नॉमिनेट किया था। 16 मार्च के अराउंड की ये न्यूज़ थी। और इन्होंने जो हमारे रंजन गोगोई जी हैं, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ही वॉज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। तो इसी के ऊपर एक कुछ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठी थी कि क्या ये करना ठीक है, क्या ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर कोई अटैक तो नहीं है। इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग रंजन गोगोई जी के बारे में जान लेते हैं। देखो, एक तो 46th CGI थे, ठीक है। सेकंड चीज़, उनका जो नॉमिनेशन था, सॉरी, उनका जो टेन्योर था वो अक्टूबर 2018 से और नवंबर 2019 तक का था। इस ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए थे। जैसे कि अयोध्या केस की हम बात करें, हम NRC की बात करें, हम लोग सबरीमला केस की बात करें। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन हो जाना एक डाउट और एक ऐसी क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर उठा के लाता है कि क्या हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो जुडिशरी से सेपरेट है या नहीं है, या फिर इंटरलिंक्ड कैसे हैं, क्या कोई पार्टीज़ का कॉलिशन है, या फिर कोई इन्फ्लुएंस होता है हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट का क्या। सेकंड, आगे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एक पावर होती है आर्टिकल 18 में, वो 12 पर्सनस को नॉमिनेट करते हैं। देखो करंटली हमारी जो राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं वो 250 होती हैं, ठीक है। राइट नाउ आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 225 सीट्स हैं जो फुल हैं, बाकी सारी अभी एम्प्टी हैं। राइट, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है किस आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 80 के अंदर गिवन है हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो कि है कितनी, 250। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। 12 मेंबर जो नॉमिनेट हो सकते हैं ना, उसका एक शॉर्टकट होता है कि कौन से फील्ड से नॉमिनेट होंगे। आप याद कर लो, CLASS। अब क्लास के अंदर आप C को भूल जाओ, ठीक है। L से आ जाएगा हमारा लिटरेचर, A से आ जाएगा हमारा आर्ट, S से आ जाएगा सोशल साइंस और S से आ जाएगा साइंस। ये 4 मेजर फील्ड होते हैं हमारे, जिससे जो ये 12 नॉमिनीज़ होते हैं इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता है। ऑलराइट, तो रंजन गोगोई जी को नॉमिनेट किया गया है। फिर इसके ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस लगाए गए हैं करंटली कि भाई ये करना ठीक था या नहीं था। इसी के साथ आप लोग एक बात और जान लो, करंटली हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका वो है 47th चीफ जस्टिस, उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे, SAB, सब ऐसे भी याद रख सकते हो आप शॉर्टकट। ऑलराइट, तो बात की जाती है कि कुछ लोगों ने बोला कि ये तो ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, जिसके बारे में नीचे हम लोग बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, जैसे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की हम बात करेंगे, और कुछ हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट की। तो इसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है हमारी हिस्ट्री के अंदर कि कोई जजेस वगैरह जो थे इनको किसी ऐसी कोई रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट मिली हो। तो देखते हैं। देखो, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी थे, उनको राज्यसभा के लिए अपॉइंट किया गया था 6 years आफ्टर ही डीमिटेड ऑफिस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत जान लेना, ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। ऑलराइट, और देखो ये था ना, ये जो इनको 1998 के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और 2004 तक रहा था। अब ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर तक होता है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। ऑलराइट,
ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो ये जो रंगनाथ मिश्रा जी थे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए थे राज्यसभा के अंदर, इनको नॉमिनेट नहीं किया गया था, राइट। सेकंड हम बात करते हैं जस्टिस बहरौल इस्लाम जी की। तो ये राज्यसभा के अंदर रहे थे, अराउंड 1972 में ये आए थे। तो इसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, और रिज़ाइन करने के बाद ये गुवाहाटी के हाई कोर्ट में चले गए थे, राइट। फिर उन्होंने वहाँ से फिर रिज़ाइन किया और ये फिर से दोबारा आ गए थे 1983 के अंदर, ये फिर से राज्यसभा में आ गए थे, जो जस्टिस बहरौल इस्लाम जी हमारे। ये बेसिक बेसिक डेट्स आपको एग्जाम में लिखनी नहीं होती, लेकिन बस एक सुनते रहते हो ना तो इंटरेस्ट बनता रहता है, इसलिए मैं साथ साथ एडिशनल बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं थर्ड, जस्टिस कवदूर सदानंद हेगड़े जी की। इन्होंने ही सर्व्ड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा प्रायर टू हिज जॉइनिंग द मद्रास हाई कोर्ट एंड ही स्वॉन इन द सुप्रीम कोर्ट इन 1967। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 1967 से और 1973 तक रहे थे। 1967 से 1973 तक ये सुप्रीम कोर्ट में रहे थे। राज्यसभा में ये आए थे 1952 में, यानी कि बिल्कुल जब इंडिपेंडेंस एक्ट के जस्ट बाद। तो ये चीज़ें तब से चलती आ रही है, इसकी हिस्ट्री बहुत आपको देखो ध्यान में रखनी जा सकती है कि कब से चलता आ रहा है कि जजेस जो हमारे राज्यसभा के पार्ट बनते हैं, लेकिन उस टाइम तक ये जज नहीं थे, ये भी ध्यान रहे, ये जज बाद में बने थे। ऑल राइट। एंड ऑल्सो जस्टिस कवदूर जी के बारे में ये है कि ही वॉज ऑल्सो द 7th लोकसभा स्पीकर। देखो अभी लोकसभा स्पीकर थे, कहाँ से थे, अभी लोकसभा के स्पीकर होंगे तो डेफिनेटली किसी पार्टी से बिलोंग करते होंगे, तो ही बिलोंग टू जनता पार्टी, राइट। ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो बोले जा रहे हैं कि कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। देखो आर्टिकल 124 क्या बोलता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा होता है। देखो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है 124, राइट। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का जो नंबर होता है वो कितना होता है 32+1, यानी कि 32 जजेस हो सकते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है हमारी इसकी, मैक्सिमम इसमें 34 हम रख सकते हैं अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सेम पेयर के जो हाई इसी तरह पे हम हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर हमारे टोटल जो जो हमारा आर्टिकल होता है वो होता है 214 से लेकर 231 तक। कितने आर्टिकल हैं टोटल, 17 आर्टिकल्स हैं हाई कोर्ट के। और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की जो एज होती है ना वो होती है 65 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट, तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, आर्टिकल 124 ही बताता है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी किसी भी जुडिशरी के अंदर कोई रोल नहीं प्ले कर सकते। देखो दिस प्रोविजन ओनली रेस्ट्रिक्ट्स पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स इन जुडिशरी इटसेल्फ। ये जो रूल है ना ये बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी में नहीं कर सकते, वो भी पोस्ट रिटायरमेंट। सेकंड, देयर इज़ नो कूलिंग ऑफ पीरियड। अच्छा, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है। देखो जब आप कोई मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हो ना तो कभी कभी क्या होता है कि शॉपकीपर आपको बोलता है कि, या फिर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो उसमें 30 डेज़ रिटर्न गारंटी होती है कि आपको 30 डेज़ तक पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसी पीरियड को कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। तो एक डिमांड ये उठी है इसकी कि इसके जो फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स है वो था कि इसका कोई कूलिंग ऑफ पीरियड ही नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कभी भी इलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर प्रोवाइड नहीं करता जैसे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होती है एग्जीक्यूटिव में और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर होता है। एक तो पहली बात ये साथ साथ याद करते चलो, दूसरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल बोथ है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड स्टक कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। इंडिया ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी रिजिड, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी फ्लेक्सिबल। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अराउंड 27 अमेंडमेंट्स ही हो पाए हैं आज तक। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ जजेस इन द पार्लियामेंट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट द व्यूज़ ऑफ द जुडिशरी बिफोर द लेजिस्लेचर एंड वाइस वर्सा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो जो कोई पढ़ा लिखा इंसान है जिसको जुडिशरी की, जिसको लॉ की नॉलेज है, ऐसे इंसान की प्रेजेंस राज्यसभा के अंदर होना किसी भी बिल के डिबेट और डिस्कशन में बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों के इनपुट्स जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि ये किसी साइड को नहीं ले सकते। एक तो ये नॉमिनी है, ये किसी पार्टी से सेलेक्ट होकर नहीं आ रहे, किसी स्टेट के थ्रू, ये प्रेजिडेंट के नॉमिनी है, तो इनका बायस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं other instances of post retirement appointment of judges in other domains areas such as Justice P. Satsivam was appointed as governor of Kerala and Justice Hidayatullah
बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहना चाह रहे हैं कि ऐसे केसेस तो पहले भी बहुत हो चुके हैं। ऊपर भी हमने 3 जजेस की बात की थी, और हम लोग बात करते हैं जब जस्टिस पी सत्स्यम की, तो उनको गवर्नर बनाया गया था केरला का। जस्टिस हिदायतुल्ला को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। देखो जस्टिस हिदायतुल्ला की बात करें तो ही वाज आल्सो द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिदायतुल्ला खान जी, और वो 6th वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे। एंड एक बार उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया था, एक ज़रूरत पड़ी थी तब। राइट, फिर अब ये कहना चाह रहे हैं कि ही हैज़ नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखो देयर इज़ अ क्रूशियल डिफरेंस कि जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं ना एक पार्टी को, उनकी विप जो होती है ना उसको सब्जेक्ट बन जाते हैं। विप का मतलब देखो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो विप का मतलब होता है चाबुक की मार। राइट, विप का मतलब ये होगा कि जब आप किसी पार्टी में हो तो आपको रूल फॉलो ही करना पड़ेगा, आपको उनके फेवर में ही डिसीजन लेना पड़ेगा। पार्टी के जो हेड्स होते हैं, पार्टी के जो रेगुलेशंस होते हैं, पार्टी का जो इंक्लिनेशन होता है, आपको उसी साइड रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप नॉमिनी होते हो तो आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। आप अपनी बुद्धि से और आपकी जो बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऑन द अदर हैंड, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी पार्टी का विप नहीं होते, इनके ऊपर किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो फेवर के अंदर जो बात की जा रही है, वो कह रहा है कि राज्यसभा के जो डिबेट्स होते हैं ना, उसमें ऐसे एमिनेंट जजेस का होना बहुत बड़ा टुवर्ड्स न्यूएंस लॉ मेकिंग इन द कंट्री। देखो न्यूएंस लॉ मेकिंग का मतलब होता है कानून के बनाने में जो बारीकियाँ होती है ना, उनका बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये लोग बारीकियों को पकड़ना जानते हैं। अमूमन आप देखोगे कि जो पार्टी के लीडर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो एमपीज़ का जो एलिजिबिलिटी होती है ना, उसमें एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन जजेस के अंदर एजुकेशन का क्राइटेरिया होता ही होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, मेंशन नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप जब एडवोकेट बन के आओगे, लॉयर बन के आओगे, जज बन के आओगे, तो आप एजुकेटेड होने ही हो। तो ऐसे लोगों का पार्लियामेंट में होना लॉ मेकिंग की बारीकियों को भी समझने में हेल्प करता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में फेवर किया है, हम उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, जब आप ब्यूरोक्रेट बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों साइड्स देखना ज़रूरी है। आपकी डायमेंशंस 360 होने चाहिए, आप बायस होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो अब हम अगेंस्ट की बात करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। इट सेंड्स आउट अ मैसेज दैट इफ ए जज गिव्स रूलिंग इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ही विल बी रिवॉर्डेड। देखो बहुत समझने की बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जज को पता होता है कि वो एक पार्टी के फेवर में देगा डिसीजन, तो उसको पता है कि इस पार्टी को, देखो मिली भगत हो सकती है कि भाई पार्टी आपको बोले कि आप हमारे फेवर में डिसीजन दो, और बाद में आपके रिटायरमेंट के बाद हम आपको अपनी पार्टी के अंदर या तो एमपी बना देंगे या फिर आपको किसी चीज़ का मिनिस्टर बना देंगे। तो ये जुडिशरी के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। ये केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखो, मोर देन बीइंग ए रिवॉर्ड ऑफ द रिटायर्ड जज, द ऑफिस ऑफ प्लम पोस्ट रिक्वायरमेंट सेंड्स अ मैसेज टू जजेस हु आर स्टिल वर्किंग। ऑल्सो जो अभी करंटली वर्क कर रहे हैं ना, उनको भी ऐसा संकेत मिल जाता है कि देखो भाई, इस इंसान ने पहले ऐसे ऐसे जजमेंट्स दिए थे इस पर्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में, अगेंस्ट में, तो इसको आफ्टर रिटायरमेंट ये बेनिफिट्स हुए हैं, तो मैं भी अगर ऐसा करूँगा तो मुझे भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है जो वर्किंग ब्यूरोक्रेसी है उसको। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी ऑफ जजेस। तो जो जजेस होते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन सच ए मैनर इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट सो एज नॉट टू क्रिएट एडवर्स इंप्रेशन अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है जुडिशरी से कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने कंडक्ट को इतना अनबायस रखे कि उसमें कोई इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े कि जुडिशरी का जो वर्किंग है, जुडिशरी के जो ऑपरेशंस हैं, वो बायस नहीं है, किसी एक साइड को इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी एक को फेवर नहीं करते हैं। ये एक्सपेक्टेशन की जाती है हमारी जुडिशरी से। The judges are expected to work without fear and favor and remain above political divides and affiliation in their career. हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो बिना डरे और बिना किसी का फ़ायदा किए सारे के सारे पॉलिटिकल डिवाइड से हट के अपने डिसीजंस ले। ऑल्सो ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल सेपरेशन ऑफ पावर। देखो गवर्नमेंट इज़ बाय फार द लार्जेस्ट लिटिगेंट, समझने की कोशिश करना इसको। बिफोर द जुडिशरी एवरी सच अपॉइंटमेंट पुट्स अंडर क्वेश्चन द कोर्ट्स एबिलिटी टू एडजुडिकेट मैटर्स इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। देखो जनरली अगर आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाके देखते हो ना, मोस्ट ऑफ द केसेस वगैरह जो होते हैं वो लार्जेस्ट लिटिगेंट मतलब मुकदमेबाज, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखोगे तो मुकदमेबाज कौन होता है? सरकार होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है। तो उसी के फेवर में अगर आपको डिसीजन जाते दिखाई दे रहे हैं तो ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल सेपरेशन ऑफ पावर्स को, यानी कि जो जुडिशरी है वो बिल्कुल ही बायस्ड होकर फेवर कर रही है एग्जीक्यूटिव को, करंट जो एग्जीक्यूटिव है उसको। तो ऐसे सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन रेज करते हैं जुडिशरी के ऊपर।
नेक्स्ट, इट इरोड्स पीपल्स ट्रस्ट। देखो, लोगों का जो भरोसा होता है वो कानून में होता है। लोग पुलिस में इतना भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, लोग रूलिंग गवर्नमेंट में इतना भरोसा नहीं करते, लेकिन लोग भरोसा किस पे करते हैं? कानून का। क्योंकि कानून किससे चलता है? बाय बुक से चलता है। हम लोग रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। तो लोगों का जो ट्रस्ट होता है ना, वो डिगमगाने लगता है ऐसे एक्शंस देख कर कि भाई जो जज था उसने पहले इस फेवर में, देखो आप करंटली अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो कुछ ऐसे जजमेंट्स आपको दिखाई देंगे जो फेवर में दिखाई देंगे। फिर आप वैसे जज की रिटायरमेंट को और आप देखते हो एक साइड इन्फ्लुएंस होते हो, तो आप देखते हो कि हाँ अब इस इंसान का एक एमपी भी बन गया है। तो लोगों के जो ट्रस्ट है ना वो गवर्नमेंट से और जुडिशरी से हटने लगता है कि ये तो कुछ ना कुछ बायसनेस हो रही है, यानी कि भेदभाव की बात की जा रही है। अब देखो स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेजर्स दैट कैन बी टेकन, मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड की एक सजेशन दिया गया है कि ये जो जजेस हैं ना इनको कूलिंग ऑफ पीरियड दे दो एक 6 साल का। अब 6 साल का क्यों? देखो, आप मार्केट से कोई ऑनलाइन चीज़ें खरीदोगे तो आपको 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड दे देंगे कि भाई आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो आप 30 दिन बाद रिटर्न कर दें, 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर दें। इनको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जा रहा है 6 साल का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो लोकसभा होती है उसमें रूलिंग गवर्नमेंट 5 साल के लिए होती है, 5 साल बाद लोकसभा डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी जज को 6 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे, यानी कि 65 की एज की रिटायरमेंट के बाद वो 6 साल तक कोई भी ऐसा पोस्ट गवर्नमेंट में होल्ड नहीं कर सकता, तो तब तक सरकार के चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाएगी, तो एक चांस बन जाता है हमारे पास कि ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, राइट। देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट दोबारा भी आ सकते तो इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो एक केस है। लेकिन हम कुछ ना कुछ तो हम लोग हाथ में लेके मतलब सोच के चलेंगे ना कि अगर 6 साल होगा तो इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, नेचुरली सी बात है। फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो है कि हम ब्रिटेन का मॉडल फॉलो कर सकते हैं। अब देखो ब्रिटेन के अंदर क्या होता है ना कि ब्रिटेन में 2 हाउस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है। तो ब्रिटेन के अंदर ना मेजरली 2 पार्ट, ब्रिटेन के बारे में हल्का सा और जान लो। ब्रिटेन में मेजरली 2 पार्टीज़ रूल करती हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर्स पार्टी। अभी जो करंट उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जो वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। राइट। उनके वहाँ क्या होता है कि उनके वहाँ कोई भी जो जज होता है ना, वो रिटायरमेंट के बाद ना ऑटोमेटिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसमें आके रेस्ट ऑफ द लाइफ तक वो आके बैठ सकते हैं और वो सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हम ऐसा रूल लगा लेते हैं तो हमारे जज को पता ही है कि भाई मेरे को तो ऑटोमेटिकली इसके बाद राज्यसभा या फिर लोकसभा जो भी हम डिसाइड करेंगे, अगर रूल ऐसा बनता है लॉ कि उसका पार्ट तो मुझे बनना ही बनना है, तो वो बायसनेस नहीं करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो इन्फ्लुएंस उनका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसे पता है कि कोई मेरे को कुछ बोले ना बोले, मैं अपना डिसीजन रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करूँगा, क्योंकि मेरे को तो नेचुरली जाना ही जाना है ऐसी पोस्ट पे। सेकंड क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा, एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ द अदर स्टैट्यूट्स टू जजेस सच एज सेक्शन 8 ऑफ लोकपाल। और लोकायुक्त का है वो बोलता है कि उसके जो चेयरमैन्स और मेंबर्स होते हैं उनका रीएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। ये भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, रीएम्प्लॉयमेंट बंद कर सकते हैं। अब एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लेते हैं। जो ग्रुप ए के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जनरली जो IAS IPS IFS होते हैं, इनको अपने रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक ही कोई भी कमर्शियल पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं देख सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अब कैग की बात करें, देखो कैग आर्टिकल 148 में आता है आपका, जो ये कैग होता है इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 148 में कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर इन जनरल जो होता है आर्टिकल 148 में आता है। अच्छा, करंट हमारे कैग कौन है? उनका नाम है राजीव महर्षि जी। ऑलराइट। तो इन्होंने कहा कि जो कैग होता है ना वो एलिजिबल नहीं होता फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द हाउस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही हैज सीज्ड का मतलब स्टॉप टू होल्ड हिज ऑफिस। जब कैग का रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट की या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, जो UPSC के जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं ना, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता ऑफिस के अंदर। देखो अब UPSC की अगर हम बात कर रहे हैं तो UPSC का आर्टिकल कौन सा होता है? 315 से 323। और करंट जो हमारे UPSC के चेयरमैन उनका क्या नाम है? अरविंद सक्सेना। ये हो गया एक टॉपिक हमारा कंप्लीट। ओके, थैंक यू।